ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक ब्रीफ 30 अगस्त 2025। नमस्कार सभी को। ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट स्नेहा हूँ। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और दुनिया भर से आई सभी महत्वपूर्ण वित्तीय खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी पर हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से जुड़ें। पिछले 24 घंटों की कहानी एक ऐसी बाजार की कहानी है जो अपनी सांसें रोक कर रखी थी और फिर राहत की एक शानदार रिकॉर्ड तोड़ गर्जना में सांस छोड़ी। आज की सत्र से पहले वॉल स्ट्रीट एक स्पष्ट चिंता की भावना से जकड़ी हुई थी। मानक S&P 500 सूचकांक ने जनवरी के बाद अपनी पहली 5 दिनों की हानि का सिलसिला शुरू किया था, जो अनिश्चितता का धीमा खून था, जिसमें निवेशकों ने साल की सबसे प्रतीक्षित घटनाओं में से एक से पहले जोखिम को सावधानीपूर्वक कम किया। फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल का जैक्सन होल आर्थिक नीति संगोष्ठी से वार्षिक भाषण। यह सतर्क स्थिति अचानक आर्थिक डेटा में गिरावट से प्रेरित नहीं थी, बल्कि इस डर से थी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंककर्ता मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के भविष्य के रास्ते के बारे में क्या कह सकते हैं। तब पूर्वी समयानुसार सुबह 10 बजे स्क्रिप्ट पलट गई। कुछ ही मिनटों में तनाव से भरे बाजार में एक शक्तिशाली रैली में उछाल आया। वह सतर्क जोखिम से परहेज भावना जिसने पूरे सप्ताह को परिभाषित किया था, समाप्त हो गई और उसकी जगह एक ऐसी खरीदारी की लहर आई जिसे केवल उत्साहपूर्ण कहा जा सकता है। जब बंद होने वाली घंटी बजी तो सप्ताह के नुकसान दूर की बात हो गए थे और नए सभी समय के उच्च स्तर बनाए गए थे। शुक्रवार 22 अगस्त 2025 के अंतिम आंकड़े इस नाटकीय पलटाव की कहानी बताते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने अविश्वसनीय 844.6 अंक या 1.19% की बढ़त के साथ 45,128.12 के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद किया। S&P 500 ने 1868 अंक या 1.4% की छलांग लगाई और दिन का अंत 6,868.23 पर किया, जो कि एक नया क्लोजिंग रिकॉर्ड भी है। टेक भारी नैस्डैक कंपोजिट प्रमुख सूचकांकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला था, लगभग 2% या 420 से अधिक अंक की बढ़त के साथ 21,523.23 के इंट्राडे उच्च स्तर को छुआ। यह बाजार की बुनियादी कमजोरी से जूझ रहे बाजार का व्यवहार नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे बाजार का कदम था जिसे रणनीतिक रूप से जोखिम मुक्त किया गया था, जिसमें भारी मात्रा में पूंजी किनारे पर बैठी थी, एक स्पष्ट संकेत का इंतजार कर रही थी। 5 दिवसीय गिरावट एक हॉकिश परिणाम के खिलाफ हेज थी और उसके बाद की रैली की गति एक अंतर्निहित बुलिश झुकाव को दर्शाती है, जो फेडरल रिजर्व से किसी भी डोविश संकेत पर आक्रामक प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। दिन की घटनाएं आधुनिक बाजारों की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करती हैं। मौद्रिक नीति की प्रत्याशा और केंद्रीय बैंकरों द्वारा बनाई गई कथा संपत्ति मूल्यों का एक अधिक शक्तिशाली अल्पकालिक चालक हो सकती है, बनाम खुद आर्थिक डेटा। ग्लोबल मार्केट डैशबोर्ड 2 सत्रों की कहानी। वैश्विक तस्वीर की ओर झूम आउट करते हुए 22 अगस्त का व्यापारिक दिन स्पष्ट रूप से पावेल से पहले और पावेल के बाद की दुनिया में विभाजित था। एशियाई और प्रारंभिक यूरोपीय सत्र विभिन्न स्थानीय उत्प्रेरकों द्वारा संचालित थे, लेकिन जैक्सन होल से संदेश प्राप्त होने के बाद यह एकमात्र कथा बन गई जो महत्वपूर्ण थी, सभी अन्य कारकों को समेटते हुए और वैश्विक बाजारों को संरेखित करने पर मजबूर कर दिया। एशिया में पावेल से पहले का सत्र मिश्रित और सतर्क था। जापान में निक्केई 225 ने दिन लगभग स्थिर समाप्त किया, केवल 0.005% बढ़कर बाइरीवा जोरा से 133.99 पर बंद हुआ। बाजार जुलाई के मुख्य मुद्रास्फीति डेटा के अपेक्षा से अधिक आने के बाद अपने घरेलू चिंताओं से जूझ रहा था, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि बैंक ऑफ जापान को अपनी खुद की ब्याज दर में वृद्धि पर विचार करना पड़ सकता है। इसके विपरीत मुख्य भूमि चीनी बाजारों ने महत्वपूर्ण मजबूती दिखाई। शंघाई कंपोजिट 1.45% बढ़कर 3,825.96 पर बंद हुआ।
इस कदम को आंशिक रूप से टेक सेक्टर की आशावादिता से प्रेरित किया गया, जिसमें रिपोर्ट्स के अनुसार कि अमेरिकी चिप दिग्गज एनवीडिया अपने H20 AI चिप का उत्पादन चीन के लिए रोक सकता है, इसे घरेलू प्रतिस्पर्धियों के लिए एक संभावित अवसर के रूप में देखा गया। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी सकारात्मक रहा, 0.28% बढ़कर 25,1715 पर समाप्त हुआ। इस बीच भारत में बाजार की हाल की गति रुक गई। 6 दिनों की जीत के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स 0.85% गिरकर 24,870 पर आ गया, क्योंकि व्यापारियों ने जैक्सन होल इवेंट के आसपास अनिश्चितता के कारण लाभ लिया। यूरोपीय बाजार भी इसी तरह के मध्यम और सतर्क रुख के साथ खुले, जिसमें व्यापक यूरोस्टॉक्स 50 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 0.2% गिरा। हालांकि जैसे जैसे दिन बीता और अमेरिकी से डोविश संकेत अटलांटिक पार फैल गए, भावना में स्पष्ट सुधार हुआ। जर्मनी का डैक्स दिन के अंत में 0.32% की मजबूत बढ़त के साथ समाप्त हुआ। सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया लंदन से आई, जहां FTSE 100 ने बंद होने तक रैली की, दिन में 0.13% की बढ़त के साथ 9,381.40 के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह सूचकांक का चौथा लगातार रिकॉर्ड सेटिंग सत्र था, जिसमें अंतिम धक्का विशेष रूप से पॉवेल के भाषण से उत्पन्न राहत रैली से जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित तालिका इन प्रमुख वैश्विक सूचकांकों के दिन के प्रदर्शन का स्नैपशॉट प्रदान करती है, जो एशिया में विभेदन को दृश्यात्मक रूप से दर्शाती है और पश्चिम में हुई शक्तिशाली एकीकृत रैली को दर्शाती है। दिन का व्यापारिक क्रिया अमेरिकी फेडरल रिजर्व के विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह पर अत्यंत प्रभावशाली प्रभाव का शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करती है, जबकि क्षेत्रीय बाजार अपने अपने विशिष्ट मूलभूत कारकों, जापानी मुद्रास्फीति, चीनी तकनीकी समाचार, भारतीय लाभ प्राप्ति पर दिन की शुरुआत कर रहे थे। जैसे ही फेड की नीति संकेत जारी हुआ, वे स्थानीय कथाएं गौण हो गईं। दुनिया के बाजार एक ही अत्यंत सहसंबद्ध समूह के रूप में व्यापार करने लगे, सभी उसी उत्तेजना का जवाब दे रहे थे। विश्व की रिजर्व मुद्रा की कीमत की बदलती अपेक्षा यह दर्शाता है कि वर्तमान वातावरण में फेड का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सभी अन्य बाजार चालकों को पीछे छोड़ सकता है और अधीन कर सकता है, जिससे अमेरिकी मौद्रिक नीति पर सही निर्णय लेना वैश्विक निवेशकों के लिए अपने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर सही निर्णय लेने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैक्सन हॉल का विश्लेषण। जेरोम पॉवेल के ऐतिहासिक भाषण के अंदर विनाशकारी बाजार प्रतिक्रिया को समझने के लिए हमें जेरोम पॉवेल की भाषण की भाषा का विश्लेषण करना होगा। यह केंद्रीय बैंक संचार में एक मास्टर क्लास था, जो सावधानीपूर्वक एक दोविश संदेश देने के लिए बनाया गया था, जिसे बाजार सुनने के लिए बेताब था, साथ ही विरोधाभासी डेटा को स्वीकार करते हुए और फेड की भविष्य की लचीलापन बनाए रखते हुए। मुख्य पैसा उद्धरण, वह लाइन जिसने तुरंत वॉल स्ट्रीट में खरीद आदेशों को प्रेरित किया, वह पॉवेल का स्पष्ट संकेत था कि वह डोविश मोड की ओर संकेत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नीतिगत प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में होने के कारण आधारभूत दृष्टिकोण और जोखिम का बदलता हुआ संतुलन हमारे नीति रुख को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। उस बाजार के लिए जिसने हॉकिश होल्ड के जोखिम को पहले ही मूल्यांकित कर लिया था, यह वह हरी झंडी थी जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन पावेल ने इस संभावित बदलाव को कैसे उचित ठहराया, खासकर हाल के डेटा के मद्देनजर, जिसमें मजबूत विकास और बढ़ती मुद्रास्फीति दिखाई दे रही थी। उन्होंने ऐसा एक शानदार कथानक परिवर्तन करके किया। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने बाजार का ध्यान भविष्य की ओर मोड़ा। तर्क इस आधार पर बनाया गया था कि वर्तमान कमजोरी पर नहीं, बल्कि भविष्य के जोखिमों पर, विशेष रूप से श्रम बाजार में। उन्होंने वर्तमान नौकरियों की तस्वीर को एक जिज्ञासु तरह का संतुलन कहा, जो श्रमिकों की आपूर्ति और मांग दोनों में धीमापन के कारण हुआ था। फिर उन्होंने अपना मुख्य तर्क प्रस्तुत किया, चेतावनी देते हुए कि रोजगार के लिए डाउनसाइड जोखिम बढ़ रहे हैं और यदि ये जोखिम वास्तविकता बनते हैं तो ये जल्दी हो सकते हैं। यह फ्रेमिंग महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उन्हें भविष्य की समस्या से बचाव के लिए पूर्व सहायक आसान बनाने का मामला बनाने की अनुमति मिली। इस नए केंद्र बिंदु की स्थापना के बाद उन्होंने कमरे में मौजूद हाथी का उल्लेख किया, महंगाई।
उन्होंने सीधे ट्रंप प्रशासन के टैरिफ का प्रभाव स्वीकार किया, यह स्वीकार करते हुए कि उनके उपभोक्ता कीमतों पर प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इससे उनके भाषण की विश्वसनीयता बढ़ी। हालांकि उन्होंने तुरंत ही इनका महंगाई नीति के लिए महत्व कम कर दिया, सुझाव देते हुए कि एक उचित मामला यह है कि प्रभाव अपेक्षाकृत अल्पकालिक होंगे, मूल्य स्तर में एक बार का बदलाव, न कि एक स्थायी महंगाई की समस्या। यह एक जानबूझकर और अत्यंत प्रभावी संचार रणनीति थी। बाजार का मुख्य डर यह था कि एक दिन पहले जारी मजबूत PMI डेटा पॉवेल को मुद्रास्फीति पर कठोर रुख अपनाने पर मजबूर कर देगा। पहले कीमत दबावों को स्वीकार करके, लेकिन फिर उन्हें एक बार की समस्या के रूप में पुनः परिभाषित करके उन्होंने उस डर को शांत कर दिया। फिर उन्होंने रोजगार मंदी के अधिक अमूर्त भविष्य की दृष्टि वाले जोखिम को मुख्य चिंता के रूप में ऊंचा कर दिया। इस कुशल चाल ने एक नई, प्रेरक औचित्य बनाई है दर में कटौती के लिए, जो पिछली डेटा पर आधारित नहीं बल्कि जोखिम प्रबंधन पर आधारित है, जिससे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी को अपने सितंबर की बैठक में संभावित रूप से दरें कम करने के लिए आवश्यक बौद्धिक और राजनीतिक स्थान मिल सके। बुल अनलीश्ड, एक बाजार रैली का विश्लेषण। बाजार की प्रतिक्रिया पॉवेल की दलीय कथा के प्रति त्वरित और व्यापक थी, लेकिन रैली बिना भेदभाव के नहीं थी। सबसे बड़े विजेता वे ही क्षेत्र और परिसंपत्ति वर्ग थे जो ब्याज दर की अपेक्षाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं और जिन्होंने सप्ताह भर की बिकवाली के दौरान सबसे अधिक दबाव सहा था। यह चार्ज मुख्य रूप से दीर्घकालिक विकास क्षेत्रों द्वारा नेतृत्व किया गया, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर। सप्ताह के अधिकांश भाग में गिरावट के बाद इन शेयरों ने आश्चर्यजनक गति से रुख बदल लिया। PHLX सेमीकंडक्टर सूचकांक SOX लगभग 3% बढ़ा। टेस्ला TSLA के शेयर 6% तक उछले, जबकि टेक टाइटन्स गूग और अमेजन AMZN दोनों ने 3% से अधिक की बढ़त हासिल की। चिप डिजाइनर एनवीडिया NVDA लगभग 2% बढ़ा। ब्याज संवेदनशील परिसंपत्तियों में रैली का प्रभाव हाउसिंग सेक्टर में भी देखा गया, जहां शेयरों ने कम मॉर्गेज दरों और उधार लागत की संभावना पर बड़ी लाभ पोस्ट की। इस व्यापक रैली के भीतर हालांकि कंपनी विशिष्ट कहानियों ने भारी प्रदर्शन भिन्नताएं पैदा की। इंटेल INTC एक उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता था जिसने 7% की बढ़त दर्ज की। इसकी रैली को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक शानदार घोषणा ने और बढ़ावा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार ने उस परेशान चिप निर्माता में 10% इक्विटी हिस्सेदारी लेने पर सहमति दी है, जिससे चिप्स एक्ट से अनुदान सीधे स्वामित्व में परिवर्तित हो सकते हैं। एनवीडिया NVDA के शेयरों में वृद्धि हुई, हालांकि खबर का माहौल जटिल था। रिपोर्टों के अनुसार कंपनी अपने H20 AI चिप का उत्पादन चीन के लिए रोक रही थी। हालांकि CEO जेनसन हुआंग ने स्पष्ट किया कि कंपनी अमेरिकी सरकार के साथ सक्रिय संवाद में है ताकि चीन के बाजार के लिए एक नए, अधिक उन्नत चिप BTA का विकास किया जा सके, जो हाल ही में पुनः स्वीकृत H20 का अनुसरण करेगा। इस खबर ने एक महत्वपूर्ण बाजार में वृद्धि के लिए एक निरंतर, हालांकि जटिल, रास्ते का संकेत दिया। दूसरी ओर, उस दिन का मैक्रो टेलविंड बुरी खबरें देने वाली कंपनियों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। टर्बोटैक्स के निर्माता इंटुइट INTU S&P 500 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक था। कंपनी द्वारा निराशाजनक वित्तीय दृष्टिकोण जारी करने के बाद इसके शेयर 7.5% गिर गए, यह साबित करते हुए कि व्यापक उत्साह के दिन भी कमजोर मूलभूत बातें क्रूरता से दंडित की जा सकती हैं। इसी तरह उद्यम सॉफ्टवेयर कंपनी वर्कडे WDAY भी पार्टी से चूक गई। अपने कमजोर मार्गदर्शन के कारण निवेशकों को निराश करते हुए लगभग 4.5% गिर गई। क्षेत्र स्तरीय प्रदर्शन स्पष्ट रूप से उस रिस्क ऑन रोटेशन को दर्शाता है जिसमें पूंजी निर्णायक रूप से रक्षात्मक क्षेत्रों से बाहर निकलकर विकास केंद्रित और आर्थिक रूप से संवेदनशील बाजार के हिस्सों में प्रवाहित हुई। दिन का व्यापारिक क्रिया एक विभाजित बाजार को दर्शाता है। एक ही व्यापक घटना, पाउल का भाषण, ने बाजार की समग्र दिशा निर्धारित की, जिसे बीटा कहा जाता है। हालांकि सतह के नीचे
कंपनी विशिष्ट मौलिक तत्वों ने बड़े विजेताओं और हारने वालों को जन्म दिया, जिसे अल्फा कहा जाता है। यह तथ्य कि इंटेल सरकार से संबंधित समाचार पर 700% तक उछल सकता है, जबकि इंटुइट अपने आय रिपोर्ट पर 700% से अधिक गिर गया, यह दर्शाता है कि एक अत्यधिक केंद्रीय बैंक नीति द्वारा संचालित बाजार में भी मौलिक विश्लेषण और स्टॉक चयन अत्यंत महत्वपूर्ण बने रहते हैं। राजनीतिक आयाम। फेड पर हमला पाउल के भाषण का आर्थिक नाटक तीव्र और अभूतपूर्व राजनीतिक दबाव के बीच खेला गया। महीनों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक अभियान चलाया है, बार बार चेयर पाउल की आलोचना की है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सरकारी आरण सेवा लागत को कम करने के लिए तत्काल ब्याज दरों में कटौती की मांग की है। शुक्रवार को इस दबाव अभियान ने नाटकीय रूप से बढ़ोतरी की। जैसे ही जेरोम पॉवेल वायोमिंग में अपने सावधानीपूर्वक तैयार भाषण दे रहे थे, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि यदि लिसा कुक इस्तीफा नहीं देती हैं, तो वह फेडरल रिजर्व गवर्नर को निकाल देंगे। यह धमकी अनसत्य आरोपों पर आधारित थी, जो ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा लगाए गए थे, जिसमें होम लोन धोखाधड़ी का आरोप था। इस कदम को व्यापक रूप से फेड के शक्तिशाली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रिक्ति बनाने का प्रयास माना जा रहा है, जिसे राष्ट्रपति अपने नीति प्राथमिकताओं के अनुरूप किसी और नामित व्यक्ति से भर सकते हैं, जिससे केंद्रीय बैंक की दीर्घकालिक स्वतंत्रता पर और आघात पहुंचेगा। एक अलग बाजार माहौल में एक मुख्य वित्तीय संस्थान की अखंडता को सीधे चुनौती देना विश्वास संकट को जन्म दे सकता था, जिससे शेयर गिर सकते थे। फिर भी बाजार की प्रतिक्रिया पूरी तरह विपरीत थी। कोई सबूत नहीं है कि व्यापारियों को इस राजनीतिक कठोरता से डर लगा हो। इसके बजाय उन्होंने पूरी तरह से पॉवेल द्वारा दिए गए उदार संदेश पर ध्यान केंद्रित किया और दोनों हाथों से शेयर खरीदे। यह दर्शाता है कि बाजार कैसे राजनीतिक जोखिम को प्रोसेस करता है। इसमें एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बदलाव हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारी राजनीतिक शोर के प्रति इतनी अधिक संवेदनशीलता से मुक्त हो गए हैं कि वे अब इसे मुख्य रूप से अनदेखा कर रहे हैं, कम से कम अल्पकालिक रूप से। संस्थागत क्षरण का अमूर्त दीर्घकालिक खतरा पूरी तरह से सस्ते पैसे के ठोस तात्कालिक वादे से ओवरशैडोड हो रहा है। बाजार अब राजनीतिक हस्तक्षेप के जोखिम को मूल्यांकित नहीं कर रहा है। यह उस हस्तक्षेप के संभावित परिणाम, आसान मौद्रिक नीति का जश्न मना रहा है, जबकि यह एक संभावित खतरनाक दीर्घकालिक मिसाल कायम कर सकता है। आज के व्यापारियों के लिए सबसे आसान रास्ता था कि वे बस तरलता का पालन करें। बड़ा चित्र, मुख्य मैक्रो और व्यापार विकास फेडरल रिजर्व की नीति विचार विमर्श एक खाली स्थान में नहीं हो रही है। वे नई व्यापार नीतियों और विरोधाभासी आर्थिक डेटा की जटिल पृष्ठभूमि के खिलाफ तय हैं, जो पावेल के दयालु संकेत को और भी उल्लेखनीय बनाता है। संबोधन से ठीक एक दिन पहले दो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, जो आमतौर पर एक अधिक कठोर, न कि नरम, मौद्रिक नीति के पक्ष में तर्क देती। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एक नए व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की। जबकि इससे आवश्यक स्पष्टता मिली है, इस सौदे का एक नुकसान भी है। अमेरिका यूरोपीय संघ के अधिकांश निर्यात पर 15% का नया सर्वव्यापी टैरिफ लगाएगा, जिसमें ऑटोमोबाइल और दवाइयां शामिल हैं। बदले में यूरोपीय संघ अपने अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त कर देगा और कुछ अमेरिकी कृषि और समुद्री भोजन उत्पादों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करेगा। ये ढांचा यूरोपीय संघ के लिए 750 बिलियन की अमेरिकी ऊर्जा खरीदने और यूरोपीय कंपनियों द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 600 बिलियन का निवेश करने के लिए महत्वपूर्ण, हालांकि गैर बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं भी शामिल करता है। यह नई टैरिफ संरचना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधा, ताज़ा मुद्रास्फीति प्रेरक संकेत है। दूसरा, अगस्त के लिए नवीनतम फ्लैश खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI डेटा ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की है जिसमें मजबूत हो रही वृद्धि और तेज हो रही मुद्रास्फीति है। संयुक्त राज्य अमेरिका में S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI 8 महीने के उच्च स्तर 55.4 पर पहुंच गया,
जो मजबूत विस्तार का संकेत है। विनिर्माण क्षेत्र ने तेजी से वापसी की। जुलाई में संकुचन क्षेत्र से उभरकर पेतशाम पर 3 का मजबूत पड़ाव प्राप्त किया। फेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनियां टैरिफ से संबंधित लागतें पास कर रही हैं, जिससे 3 वर्षों में सबसे तेज औसत बिक्री मूल्य वृद्धि हुई। यूरोजोन में भी कहानी समान थी, जहां HCOB कॉम्पोजिट PMI 15 महीने के उच्च स्तर 1.1 पर पहुंच गया। वहां का विनिर्माण क्षेत्र पहली बार 3 वर्षों से अधिक समय में विस्तार में आया और मुद्रास्फीति के दबाव भी पूरे ब्लॉक में तेज हो गए। इस कारकों का संयोजन एक नई व्यापक आधारित टैरिफ व्यवस्था और PMI डेटा जो तेज हो रही वृद्धि और बढ़ती कीमतों को दर्शाता है, मुद्रा सख्ती के लिए एक क्लासिक रेसिपी बनाता है। इन परिस्थितियों का सामना कर रहा केंद्रीय बैंक आमतौर पर ब्याज दरों को स्थिर रखने या मुद्रास्फीति से बचाव के लिए उन्हें बढ़ाने पर विचार करेगा। फेड का निर्णय कि वह नीति में संभावित नरमी का संकेत देगा, एक प्रमुख और दिलचस्प विरोधाभास का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक एक उच्च दांव वाली जुआ खेल रहा है। यह स्पष्ट और वर्तमान मुद्रास्फीति संकेतों को नजरअंदाज करने का विकल्प चुन रहा है, यह मानते हुए कि वे अस्थायी होंगे। फेड का रोजगार के लिए डाउनसाइड जोखिम पर ध्यान केंद्रित करना यह संकेत देता है कि उसे संभावित वाइल्ड ई कोयोटे पल की चिंता है, जब श्रम बाजार अचानक खाई में गिर सकता है। इस भविष्य के संभावित जोखिम को वर्तमान अवलोकनीय डेटा पर प्राथमिकता देकर फेड एक गणितीय जोखिम ले रहा है। यदि यह गलत साबित होता है और मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक स्थायी साबित होती है, तो केंद्रीय बैंक खुद को गंभीर रूप से पिछड़ता हुआ पाएगा, जिससे भविष्य में अधिक आक्रामक और बाजार को बाधित करने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आवश्यकता हो सकती है। क्रिप्टो उछाल। डिजिटल संपत्तियां जोखिम पर चढ़ाव का लाभ उठाती हैं। जेरोम पॉवेल के भाषण द्वारा प्रेरित आशावाद की लहर केवल स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं थी। क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र, जो सावधानी पूर्वक कारोबार कर रहा था, ने शेयर बाजार के साथ मिलकर तेजी दिखाई, यह दर्शाते हुए कि वर्तमान में यह उच्च बीटा लीवरेज्ड ग्लोबल लिक्विडिटी पर एक उच्च जोखिम वाला खेल है। मूल्य कार्रवाई पारंपरिक जोखिम संपत्तियों का दर्पण थी। भाषण से पहले बिटकॉइन BTC सुस्त पड़ा हुआ था, जो लगभग $112,000 के निचले स्तर पर था। पॉवेल की टिप्पणियों के बाद इसने एक शक्तिशाली रैली शुरू की, जो $117,000 से ऊपर पहुंच गई। एथेरियम ETH ने और भी अधिक नाटकीय कदम उठाया, लगभग 7.5% की बढ़ोतरी के साथ $18,600 के स्तर को पुनः प्राप्त किया। इस जोखिम परस्त भावना ने क्रिप्टो संबंधित शेयरों को भी उठाया, जिसमें एक्सचेंज कॉइनबेस कोइन और प्रमुख कॉर्पोरेट बिटकॉइन धारक MicroStrategy MSTR दोनों ने 6% से अधिक की बढ़त हासिल की। इस रैली को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाने वाली बात वह खबर है जिसे बाजार ने अनदेखा कर दिया। उसी दिन इंटरपोल ने ऑपरेशन सेरेंगेटी 2.0 के परिणामों की घोषणा की, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन अभियान है। एक मुख्य आकर्षण था जाम्बिया में आधारित एक विशाल क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी योजना का भंडाफोड़। इस परिष्कृत ऑपरेशन ने विश्व भर में 65,000 पीड़ितों को फंसा लिया था, जिसकी अनुमानित हानि आश्चर्यजनक रूप से $300 मिलियन थी। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और महत्वपूर्ण अवसंरचना जब्त की गई। एक परिपक्व, मौलिक रूप से प्रेरित बाजार में इस तरह की खबर, जो पारिस्थितिकी तंत्र में धोखाधड़ी के लगातार और बड़े पैमाने पर जोखिमों को उजागर करती है, उम्मीदों को कम कर सकती है या कम से कम कीमतों में अस्थायी गिरावट ला सकती है। हालांकि क्रिप्टो बाजार ने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। एकमात्र खबर जो मायने रखती थी वह फेड का मैक्रो संकेत था। यह व्यवहार यह दर्शाता है कि अभी के लिए डिजिटल संपत्तियों का मूल्यांकन कम ही बुनियादी कारकों जैसे स्वीकृति, उपयोगिता या सुरक्षा द्वारा संचालित हो रहा है और अधिक इसकी भूमिका के कारण है, जो कि जब मौद्रिक परिस्थितियों में डील की उम्मीद होती है तो यह सट्टा पूंजी के मुख्य गंतव्य के रूप में कार्य करता है। बाजार की उस महत्वपूर्ण इंटरपोल गिरफ्तारी के प्रति अंधापन
इसकी वर्तमान सट्टा प्रकृति का स्पष्ट संकेत है, जहां सस्ते पैसे की लहर इतनी शक्तिशाली है कि वह सभी नावों को उठा सकती है, चाहे उनकी संरचनात्मक अखंडता कैसी भी हो। क्रिप्टो क्षेत्र में कहीं और नियामक माहौल लगातार विकसित हो रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि एसेट मैनेजर शेयर्स ने डेलावेयर में XRP आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया है, जो उत्पाद अपनाने के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह कुछ ही दिनों बाद आया है जब रिपोर्टें आईं कि SEC ने कई प्रस्तावित XRP ETF पर अपना निर्णय टाल दिया है, जिनमें इक्विटी शेयर्स का एक ETF भी शामिल है, जिससे जटिल और अक्सर विरोधाभासी नियामक परिदृश्य उजागर होता है। इसके अतिरिक्त कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन CFTC कथित तौर पर क्रिप्टो पहलुओं के साथ आगे बढ़ रहा है, जो ट्रंप प्रशासन की सिफारिशों के साथ मेल खाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे अमेरिकी नियामकों की निरंतर भागीदारी का संकेत मिलता है। अंतिम विचार, आगे का रास्ता। 22 अगस्त 2025 की कहानी उस दिन के रूप में याद रखी जाएगी जब एक भाषण ने पूरी वैश्विक बाजार परिदृश्य को बदल दिया। ये एक ऐसा दिन था जिसने केंद्रीय बैंक मार्गदर्शन की विशाल शक्ति को उजागर किया, यह दिखाते हुए कि कैसे कुछ सावधानीपूर्वक चुने गए शब्द हफ्तों की हानि को मिटा सकते हैं और प्रमुख सूचकांकों को नए रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इसने एक ऐसे बाजार को प्रदर्शित किया जो महत्वपूर्ण राजनीतिक जोखिमों और विरोधाभासी आर्थिक डेटा को नज़रअंदाज करने को तैयार था, अपने आसान मौद्रिक नीति की एकल खोज में। और इसने सभी जोखिम संपत्तियों, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स से लेकर बिटकॉइन तक की कड़ी संबंधितता की पुष्टि की, जो एक वातावरण में अत्यधिक तरलता अपेक्षाओं द्वारा संचालित था। आगे का रास्ता अब एक आकर्षक और संभावित रूप से अस्थिर मार्ग पर सेट हो चुका है। बाजार ने फेडरल रिजर्व की सितंबर बैठक में दर में कटौती की कीमत लगाने के लिए आक्रामक रूप से कदम बढ़ाया है, और फ्यूचर्स बाजार अब ऐसी चाल की 37% से 29% संभावना दर्शा रहे हैं। यह आने वाले हफ्तों के लिए एक उच्च दांव वाली स्थिति बनाता है। बाजार की दविश कथा अब सीधे आने वाले आर्थिक डेटा के खिलाफ खड़ी है। अगली अमेरिकी नौकरी रिपोर्ट और आगामी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI मुद्रास्फीति रिपोर्टों को अत्यंत गंभीरता से जांचा जाएगा। यदि रोजगार डेटा मजबूत आता है और मुद्रास्फीति जिद्दी रूप से उच्च रहती है, तो यह सीधे पावेल के कटौती के तर्क की बुनियाद का विरोध करेगा। ऐसी स्थिति फेड को अपनी दविश झुकाव को वापस लेने पर मजबूर कर सकती है, जिससे बाजार में तीव्र और दर्दनाक सुधार हो सकता है, क्योंकि व्यापारी अपने निकटतम राहत के दांव को उलटने पर मजबूर हो जाएंगे। बाजार के लिए केंद्रीय तनाव अब स्पष्ट है। निवेशक सॉफ्ट लैंडिंग पर दांव लगा रहे हैं, एक ऐसा परिदृश्य जिसमें फेड सूक्ष्म रूप से दरें कम कर सकता है, ताकि धीरे धीरे ठंडे हो रहे श्रम बाजार का समर्थन किया जा सके, बिना मुद्रास्फीति की आग को फिर से भड़काए। जोखिम यह है कि यह कथा गलत हो सकती है। जोखिम यह है कि अर्थव्यवस्था वास्तव में स्थायी मुद्रास्फीति प्रवृत्त विकास का अनुभव कर रही है, और फेड उस आग पर मौद्रिक ईंधन डालने वाला है। अब से 17 सितंबर के बीच जारी डेटा तय करेगा कि इन कथाओं में से कौन सी प्रमुखता प्राप्त करेगी। बाजार ने अपना दांव लगा दिया है, अब यह कार्ड देखने का इंतजार कर रहा है। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण था। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप EPK कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में है।